नमस्कार, प्रादेशिक खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तनु मलिक और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस। अमृतसर में आए दिन कोई न कोई गैंगस्टर अक्सर सुर्खियों में रहा करता है। अमृतसर के इलाका गुज्जरपुरा में वहां के कुख्यात गैंगस्टर सोनू कंगला पिछले दिनों गोलीबारी की, जिसमें 2 मासूम लोग उसकी गोली का शिकार बने। शिकार वे लोग बने जिनका के सोनू के साथ कोई वास्ता भी नहीं था। ਇਹ ਜੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਕੋਈ ਕਰੀਬ 9:30 ਵਜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲੋਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਲਾ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕੰਗਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ 7-8 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ। ਸਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਮੁਦਈ ਆ ਰਾਜਨ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 307 IPC 2559 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੁੜੀਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਜੋ ਦੌੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ। ਕੋਠੇ ਮੈਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਬੰਨੇ ਤੇ ਦੀਵੇ ਰੱਖੇ ਬੰਨੇ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਮੁੰਡੇ ਭੱਜ ਪਏ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜ ਗਈ। ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਠੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ? ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਵੈਸੇ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦਿਵਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 11 ਤਰੀਕ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਝਗੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਈ ਲੱਗ ਮੇਰੇ ਗਈ ਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਰੰਦਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁੰਡੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 50 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ? ਥਾਈ ਤੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ? ਨਾ 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 ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। पिछले सीजन में विवादों में रही सरस्वती शुगर मिल इस बार समय अनुसार शुरू होने जा रही है। हालांकि पिछले साल तो किसानों को उनके गन्ने के पेमेंट के लिए भी 2-4 होना पड़ा था, लेकिन इस बार सरकार से हुए करार के बाद मिल ने केवल समय अनुसार शुरू होगी, बल्कि इस बार किसानों को उनके गन्ने का भुगतान भी समय अनुसार मिलेगा। हालांकि इस बार मिल में पहले से 25% कम गन्ने आएंगे, क्योंकि जिले में इस बार 75% गन्ने की बिजाई ही हुई है।
देखिए, इस बार का जो सीज़न है हम 28 नवंबर को सुबह स्टार्ट करेंगे और सुबह 8:30 बजे का मुहूर्त है हमारा 28 नवंबर का स्टार्ट करने का। जहाँ तक इस सीज़न के ऑपरेशंस की बात है तो इस बार हमारे पास जो मिल क्षेत्र में गन्ने का जो क्षेत्रफल है वो पिछले वर्ष जैसे 1 लाख एकड़ में गन्ना था, तो इस बार हमारे पास 75,000 एकड़ गन्ना है। तो उस रेफरेंस में लास्ट ईयर हमने 142 लाख कुंटल गन्ने की क्रशिंग की थी, तो इस बार का जो हमारा लक्ष्य है वो 125 लाख कुंटल गन्ना क्रश करने का है। ऐसा कि पिछले वर्ष जो है परिस्थितियां जो हैं बहुत गंभीर थी और ये जैसे जैसे चीनी का रेट जब फैक्ट्री स्टार्ट हुई तो उस समय 3100 रुपये के करीब रेट थे और फरवरी में आते आते ये 2500-2600 रुपये के लेवल पे आ गए। तो उस रेफरेंस में जो फंड्स अवेलेबिलिटी थी वो बहुत इफेक्ट कर गई हमारी और हम उस पोजीशन में आके ये समझो कि 15 फरवरी के बाद तो गन्ने का भुगतान ऑलमोस्ट रोकना पड़ गया हम लोगों को। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए का लोन हमको दिया गया, केंद्र सरकार द्वारा करीबन 36 करोड़ रुपए का लोन हमको मिला। उसके बाद जाके अगस्त एंड में जाके गन्ने की भुगतान जो है पिछले सीज़न का कंप्लीट हो पाया, जो कि लगभग 430 करोड़ रुपए का टोटल गन्ना मूल्य भुगतान था। जहाँ तक आगामी सीज़न की बात है, आगामी सीज़न में राज्य सरकार के साथ जो हमारी जितनी भी ऑफ सीज़न में बातचीत हुई हैं और जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, उन मीटिंग्स के बाद जो विरोधाभास थे कुछ इशूज़ के ऊपर हमारे, वो 9 नवंबर को जो नोटिफिकेशन आया है उसमें वो क्लैरिफिकेशंस हमको कर दिए गए हैं। तो इस बार जो गन्ने का मूल्य का भुगतान है वो चीनी मिल जो है, जो हमारी गन्ने चीनी की एक्स फैक्ट्री शुगर प्राइस जो होगी उस पर आधारित रहेगा कि फैक्ट्री को कितना कंट्रीब्यूट करना है और जो प्रति माह कैलकुलेट किया जाएगा, और बाकी जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो सरकार द्वारा हमको दिया जाएगा। परंतु जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों को गन्ना मूल्य जो है, जो पिछले साल का गन्ना मूल्य का रेट था वही सरकार ने निर्धारित किया है। तो वही 310 रुपये अर्ली वैरायटी का, 305 रुपये मिड वैरायटी का और 300 रुपये सामान्य गन्ना जातियों का जो रेट है वो मिलेगा। किसान को जो पेमेंट होगा वो एक मुश्त होगा। हमको सरकार जो है प्रति माह चीनी के रेट के आधार पर जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो हम देंगे, बाकी डिफरेंशियल जो पेमेंट है वो हर महीने सरकार हमको करेगी, जिसके आधार पर हम अगले महीने का भुगतान किसानों को कर पाएंगे। सांसद राजकुमार सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। इसी को लेकर एकता का परिचय देने के लिए 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली होगी, जिसमें 35 बिरादरियों के लोग शामिल होंगे। सांसद राजकुमार सैनी सैन धर्मशाला कैथल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पर फिर डाका डालने का दबाव पड़ रहा है, जिसके खिलाफ हम 28 नवंबर रामलीला ग्राउंड में इकट्ठे होंगे और किसी भी तरह की 27% आरक्षण से छेड़छाड़ ना हो, उस एकता का परिचय देंगे। और ये स्पष्ट है कि अगर उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ होनी है तो फिर पूर्ण रिजर्वेशन को रिव्यू करते हुए संख्या के आधार पर इस रिजर्वेशन की करने की हम मांग करेंगे। इलेक्शन हुए, पहले इलेक्शन बिहार में, उसमें बीजेपी की इतनी दुर्गति हुई, तो क्या मानते हैं कि लोग जो है कि लोकप्रियता खत्म हो गई है पार्टी की या मोदी की, क्या कारण है? नहीं, बस वही जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे उन लोगों ने उनको भुला लिया और उसमें जो है लोगों ने छोटे से वक्तव्य को के बात तो कही गई थी कि इसकी बैकवर्ड रिजर्वेशन की समीक्षा, रिजर्वेशन की आरक्षण नीति की समीक्षा होनी चाहिए।
समीक्षा तो यही थी कि जितनी जातियां इस देश में हैं उनको संख्या के आधार पर सुनिश्चित कर दिए जाएं सबके हक। लेकिन लालू और नीतीश ने इसको जातिगत एजेंडा बना करके अपना लाभ उठा लिया, विकास हार गया और जातियां अपर हो गई। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मोदी और अमित शाह की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाए, आप इसमें क्या कहते हैं? देखिए, जब घर में मान और सम्मान, जीत और लाभ हो रहा हो तो हर आदमी बॉस को बधाई देता है, और जब घर पे घाटा आ रहा हो तो बॉस से ही नाराजगी प्रकट करता है। मुझे नहीं लगता कोई वो लोग जो इस बात की समीक्षा करके अपने लोगों को क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे कि वो अच्छी बात है। जीत और हार तो परिस्थितियों पर डिपेंड होती है। शायद बिहार के अंदर महागठबंधन ने जातीय समीकरणों का खुलासा है, वो कोई देश के विकास की नीतियों का खुलासा नहीं था। वो तो जातियों का एक समावेश करके उन्होंने, वो एक साल के अंदर अंदर आपको पता लग जाएगा कि वो जो अनैतिक गठबंधन था वो कितना कारगर साबित हुआ। सरकार उस पर जो है वो मोहर नहीं लगाती तो क्या आने वाले के समय में पार्टी के लिए खतरा नहीं बन जाएगा? नहीं, इसके साथ हम पार्टी के साथ आज खड़े हैं, लेकिन अगर पार्टी जो बहुदाय मेजॉरिटी क्लास है अगर उसकी अनदेखी होगी तो वो भी अपना रास्ता अपना लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने मेनली कांग्रेस पार्टी के रहनुमा हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने अपने वोट बैंक को सुनिश्चित करने के लिए बैकवर्ड क्लासेस के एनसीबीसी आयोग की सिफारिशों को दरकिनार करके झूठी रिपोर्टों के आधार पर जब रिजर्वेशन को लागू कैबिनेट के माध्यम से किया था तो 440 से 40 पर कांग्रेस आ गई थी। कहीं हमारी पार्टी का ये लोग इस प्रकार का दबाव दे करके यही हर्षना कर दें, इसी को चेताने के लिए हम रामलीला ग्राउंड में इकट्ठे हो रहे हैं। आपने पार्टी को भी इसकी शिकायत की, तो पार्टी ने अभी तक आपको जेड सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? देखिए, पार्टी के विषय हैं, लेकिन मैं ये स्पष्ट करूंगा कि जो लोग धमकियां देने वाले हैं वो तो अपने मन में क्या सोच के बैठे हुए हैं, पार्टी अपने मन में क्या सोच के बैठी हुई है। लेकिन दोनों ओर से जो सारी बात है उसका खुलासा कई बार किया जा चुका है, उसका बार बार जिक्र करना मुझे लगता है कोई औचित्य नहीं है। तो आज जो रहे हैं इससे पिछड़े वर्ग की, और अब तक भी ध्यान नहीं दिया गया, क्या ये अनदेखी नहीं है सरकार की ओर से अब तक? देखिए साथियों, ये तो स्पष्ट है कि बैकवर्ड क्लासेस डब्बों के रूप में इस्तेमाल हुई है। बंद कर लो इसको। डब्बों के इंजन जोड़ करके कहीं भी ले जाए संटिंग करके और जहां मर्जी खोल जाए। आज तक हमारे बैकवर्ड क्लासेस को किसी पार्टी ने इंजन तो बनाया नहीं। इंजन बनाया था हमारे नरेंद्र भाई मोदी को। इतने शीर्ष तौर पर एक मत से पार्टी इतने बड़ी मेजोरिटी में आई है, और प्रदेशों में भी ठीक इसी प्रकार से आ सकती थी, लेकिन बिहार में उसका फायदा लोग ले गए। शामली की शुगर मिल का विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। प्राइवेट क्षेत्र में किसानों का गन्ना लेने वाली ये शुगर वर्तमान सत्र में अपना शुभारंभ करने वाली पहली शुगर मिल बन गई है, जिसने प्रदेश में बिना गन्ने का भाव खुले अपने परोए सत्र का शुभारंभ किया। शुगर मिल के चलने से गन्ना किसानों के चेहरे पर खुशी तो है, लेकिन पूर्व के सत्र का बकाया भुगतान और वर्तमान सत्र के भाव को लेकर किसान चिंतित नजर आ रहे हैं।
ऐसा है जी, फैक्ट्री हमारी समय से स्टार्ट हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। जितनी गन्ने में लागत आ रही है उसके हिसाब से उसे पैसा मिल नहीं पा रहा। मिल पे किसानों का बकाया है और हालात ये हैं कि जो खर्चे हैं, घरेलू खर्चे अपने, लोग बाग उन्हें अपने जो घरेलू खर्चे हैं उन्हें भी जैसे तैसे करके चला रहे, लेकिन इसका सरकार को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम यूपी गन्ने का केंद्र है और गन्ने के ऊपर ही यहाँ पे मतलब जो है सारा व्यापार भी, बाजार भी और यहाँ की राजनीति भी गन्ने के ऊपर ही टिकी हुई है। अगर भाव जो लागत आ रही कम से कम 350 रुपये कम से कम लागत गन्ने की पड़ रही, उससे ऊपर मिलना चाहिए, लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करे इसके बारे में मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो कुछ इसके बारे में चर्चा ही नहीं है कोई, भाई गन्ने का क्या पेमेंट होगा। ये हो गया दुकान में माल रख लिया, बेच रहे, उधार दे रहे, अजी मजबूरी है, मतलब किस्म ये देखो आप कि अब से पहले मान लिया गन्ने का रेट 280 रुपये अब से पहले इन्होंने दिया, उसके बाद 20 रुपये कम करा, 40 रुपये कम करा जो बाद में दे रहे हैं, और गन्ने की लागत मतलब जो है बढ़ती जा रही, खाद के, बीज के, पानी के, लेबर के। 20 रुपये क्विंटल पर गन्ने की छिलाई हो रही थी, आज 40 रुपये क्विंटल पर जाली जो गन्ने की लेबर है। तो ऐसे में किसान मजबूर है, अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, फसल यही है। लग तो ठीक रहा, मिल टाइम पे चालू हो रहा और रेट की उसमें अभी कुछ खुला नहीं, गन्ना तो देना ही पड़ेगा, मजबूरी है। पिछला पेमेंट की क्या स्थिति है? पिछला पेमेंट जो है वह मार्च का भिजवाया इन्होंने 11 मार्च तक, और उसके बाद ये चीनी बेच के कहें देंगे पैसा, इससे पहले सक्षम नहीं देने में। तो आगे जो फसल है क्या भाव अपेक्षा करो सरकार से, अखिलेश यादव से क्या मांग करो? वह अपेक्षा तो ये है कि सरकार भी दे नहीं पाएगी, जो है कितना चाहिए? चाह तो 350 तो चाह कम से कम, पर 350 भी कम ही है। वो तो भाई महंगाई जी बहुत चीज़ की बढ़ेगी, जो है कम से कम इसी रेशो में ये बढ़ना चाहिए था जो है गन्ना, और इस रेशो में बढ़ नहीं रहा, घटता जा रहा जो है। भाई सबसे पहले तो जो हमारे सम्मानित किसान भाई हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और प्रबंधन की तरफ से और सहयोग की अपील करता हूं कि जैसे पिछले सालों में हमें सहयोग किया हमारे किसान भाइयों ने, उम्मीद है कि इस साल भी हमें वो पूरा सहयोग करेंगे। और हमने प्रदेश में सबसे पहले चीनी मिल चलाई है प्राइवेट क्षेत्र में, हमसे पहले एक मिल और चली है। हालांकि हमारी कोई अभी रिकवरी भी नहीं आ रही उस हिसाब से, बट क्योंकि गन्ने किसान के हित में हमने मिल चलाया है, थोड़ा बहुत नुकसान है रहेगा, बट जिससे समय पे गेहूं की बुआई हो सके, इसी चीज़ को दिमाग में रखते हमने प्लांट को चलाया है। भाव की स्थिति तो अभी विचाराधीन है, अभी उसके बारे में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। जो भी होगा वो हम किसानों को देंगे, जो प्रदेश की सभी चीनी मिलें देंगे वही हम भी देंगे। और शामली में युवती से छेड़छाड़ करना 3 मंचलों को भारी पड़ गया। युवती के परिजनों ने तीनों मंचलों की जमकर पिटाई की। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल से एक परिवार शामली के थाना झुंझाना इलाके के गांव जट जड़ौदा में दीपावली के पूजन के लिए टेम्पो में सवार होकर आ रहा था। जैसे ये शामली के गांव खोड़समा के निकट पहुंचे तो पीछे से आ रहे दूसरे थ्रिवलर में सवार 3 युवकों ने इस परिवार की युवती से छेड़छाड़ शुरू कर दी। और देर रात एक तेज रफ्तार कार ने 8 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 8 लोग जख्मी हो गए, जबकि 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 87 में उस वक्त घटा जब इस इलाके में एक चौक के पास कुछ सब्जी बेचने वालों की दुकान लगी हुई थी, जहां ये बच्चे भी मौजूद थे कि अचानक एक तेज रफ्तार कार आई और वो डिवाइडर से टकरा गई, और कार की रफ्तार इतनी तेज होने के कारण उसने सब्जी बेचने वाली 2 महिलाओं समेत 8 को कुचल दिया।
आज शाम को लगभग 7 बजे करीब हमें इंटीमेशन मिली थी कि सेक्टर 87 में SRS चौक के पास कोई तेज़ रफ्तार में गाड़ी थी जिसने डिवाइडर के ऊपर वो आते हुए डिवाइडर के ऊपर गाड़ी चढ़ गई। कुछ लोग वहाँ पे खड़े थे, कुछ छोटी सी वहाँ पे दुकानें थी, ठेला वाले थे जो सब्जियाँ बेच रहे थे। तो कुछ लोग सब्जी वहाँ पे ख़रीदने के लिए बच्चे वहाँ पे खड़े थे, कुछ वहाँ बेचने वाले थे। तो जिनको उस गाड़ी ने जाके टक्कर मारी है, उसके अंदर टोटल 8 लोग थे जो वहाँ पे उसका हादसे का शिकार हुए। 2 बच्चे थे जिनकी मौत हो गई है। जो 2 बच्चे जिस हादसे में जिनकी मौत हुई उनमें से एक का नाम है सचिन, उसकी उम्र लगभग 11 साल थी, और दूसरा प्रशांत था जिसकी 9 साल उम्र थी। उसके अलावा घायलों में 6 लोग और हैं। 2 बच्चियाँ हैं, सपना और शिवानी, उनको रेफ़र कर दिया गया है सफदरजंग के लिए, दिल्ली के लिए। बाकी जो लोग थे उन्हें जो फर्स्ट एड थी दे के उसके बाद वहाँ से हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी। इसमें 2 लेडीज़ भी बताई जा रही हैं। जो दोनों लेडीज़ थी उनमें एक का नाम मीना था और एक का हेमलता। मीना वहाँ पे सब्जी बेचती थी, वहीं पे वो घायल थी, उसे उसकी फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी गई है हॉस्पिटल से। बाकी लेडीज़ों के अलावा 2 और बच्चे हैं, क्या उनको 2 बच्चों को सफदरजंग रेफर कर दिया है? 2 बच्चों की क्रिटिकल कंडीशन है, वो भी फरीदाबाद के किसी निजी हॉस्पिटल में एडमिट है क्या? हाँ, उनमें से एक बच्चा हांडा हॉस्पिटल के अंदर है, उसकी अभी कंडीशन स्टेबल है, और दूसरा सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 19 में था, वहाँ से उसे BK हॉस्पिटल भेजा गया है। कंडीशन अभी उसकी स्टेबल है। तो सर अभी तक पता चल पाया है कौन सा व्हीकल था जिसने बच्चों को, इन लोगों को हिट किया है? प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पे थे, उनमें से किसी ने भी ऐसा कुछ बताया नहीं है कि गाड़ी का क्या नंबर था, ना मॉडल बताया है गाड़ी का क्या था। सर ये बताया कि वाइट कलर की कोई गाड़ी थी और काफ़ी तेज़ रफ्तार से आ रही थी। वो लोग वहाँ से फिर बिना रुके वहाँ से भाग गए। पुलिस ने किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, क्या कार्रवाई करेगी पुलिस? अभी जो हमारे IO हैं वो वहीं पे मौके पे ही गए हुए हैं, सर्वोदय हॉस्पिटल में हैं, और दूसरे जो हैं वो हांडा हॉस्पिटल में गए हुए हैं। वहाँ से आने के बाद जैसा भी वहाँ से उनकी जो शिकायत आएगी उसी के हिसाब से मुकदमा दर्ज करके नेग्लिजेंट ड्राइविंग के खिलाफ जो अपना 304A के तहत उनका मुकदमा दर्ज किया। तो अभी FIR दर्ज की गई है क्या? अभी इन प्रोसेस है, अभी वहाँ से तहरीर आई है तो हमने उसे दर्ज करने के लिए भेजा। तो मामला कहाँ, कौन से सेक्टर का है? इस सेक्टर 87 का है, BPTP का एरिया है, और हमने जो अनआइडेंटिफाइड जो व्हीकल ड्राइवर था उसके खिलाफ मुकदमा हम दर्ज करेंगे, और 2 टीम लगाई है उस गाड़ी को आइडेंटिफाई करने। सर एक बहुत बड़ा सवाल है कि सेक्टर ग्रेटर फरीदाबाद जो बनाया गया है उसमें इस तरीके का इंसिडेंट होना, क्योंकि चारों तरफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, क्या ये बच्चे जिनको कैजुअल्टी हुई हैं, जो इंजर्ड हुए हैं, क्या किस तरीके के लोग हैं, क्या रेजिडेंशियल हैं वहाँ? ये जो एरिया है ये स्लम एरिया है जो BPTP के साथ साथ में हरिनगर का एक छोटा सा मोहल्ला है जहाँ पे लोग किराए पे रहते थे। पीछे से अलीगढ़ के रहने वाले हैं, और जो परिवार के इसके जो मदर फादर थे वो मजदूरी का ही काम करते थे। अब तक जो जितने बच्चे इंजर्ड हुए हैं उनकी अगर देखा जाए मैक्सिमम एज क्या रही होगी? जो घायल बच्चे हैं इनमें से सबसे ज़्यादा एज 13 साल है, और जो 2 बच्चे एक्सपायर हुए हैं उनमें से एक 11 साल का था और एक 9 साल का था। जो 2 लड़कियां छोटी इंजर्ड हैं उनमें से एक की उम्र 13 साल है। प्रादेशिक खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव एक्सप्रेस। नमस्कार। ये है लाइव न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस 24/7 ऑनलाइन चैनल।